Hello students, this is 14th lecture of linear algebra which includes 5th lecture of linear subspace. Let us see subspace containing W1 and W2. अब थोड़ा सा हम लिखते हैं तो मीनिंग आपके समझ में आएगी. Let W1 and W2 be two subspaces of a linear space V over the field F. Then W1 plus W2 is a subspace of V, comma, containing W1 and W2 means containing W1 union W2. यही इस हेडिंग का मतलब था. अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं. प्रूफ. देखो ये सेट तो पहले आप कंस्ट्रक्ट करो. W1 प्लस W2 इक्वल टू करली ब्रैकेट alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2. पहले तो ये समझ लो. हाँ, क्योंकि अभी तक सेट थियरी में सब तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा ना कि दो सेट का जोड़ दें हम. तो अब आप पढ़िए इसको. W1 प्लस W2 का यही मतलब है. एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के हैं, जिसमें अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है. W1 W2 ये V के सब स्पेसेस हैं, तो W1 सबसेट V होगा ही होगा, W2 सबसेट V होगा ही होगा. यानी W1 के सारे एलिमेंट्स V में हैं, W2 के सारे एलिमेंट्स V में हैं. यानी कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है दोनों V में होगा, और V लीनियर स्पेस है इसलिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी V में होगा. यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स V में हैं, यानी कि ये सेट सबसेट हुआ किसका? V का. समझ में आया ना? इसी को सबस्पेस दिखाना है. तो पहले हम सबसेट दिखा दिए, क्योंकि सबस्पेस होने के लिए सबसेट होना जरूरी है. कहीं कहीं सबसेट की चर्चा नहीं करते, ऐसे हो जाता है कि आप ऐसे यार क्या दिखाना है इसको. तो अब क्राइटेरियन थ्योरम याद करिए कि लीनियर स्पेस V का कोई भी सबसेट V का सबस्पेस होगा. कब? जब इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम भी इसी में होगा. तो शुरू करिए. लेट, अब अल्फा खाली नहीं है तो U ले लो यार. स्मॉल u इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कामा स्मॉल v इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2. बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2. चूंकि W1 प्लस W2 V का सबसेट है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स V में हैं, इसलिए हम इसके एलिमेंट्स को वेक्टर कह सकते हैं. तो हम लिख सकते थे बी एनी टू वेक्टर्स ऑफ W1 प्लस W2. किसी भी सेट के एलिमेंट्स को वेक्टर कहने से पहले आप देख लीजिएगा कि उसके एलिमेंट्स लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि वेक्टर किसको कहते हैं? हम लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर कहते हैं. अब कोई दो स्केलर कंसीडर करिए. लेट A एंड B बी एनी टू स्केलर्स. फील्ड के दो एलिमेंट्स हैं. देन AU प्लस BV इसमें है, ये दिखाना है. सो वी कैलकुलेट AU प्लस BV एज U माने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस V माने बीटा 1 प्लस बीटा 2. इसको आप लिखिए ऐसे A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2. इसकी नंबरिंग कर दें 1, है ना. जैसे देखो अभी हमको लग रहा है कि ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता. तो मैं एक बार आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी लॉजिक देने का, चाहे बोल के चाहे लिख के, तरीका यूनिक नहीं होता.
किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को, किसी रिजल्ट को आप रख रहे हो किसी के सामने, तो उसको कई तरीके से रख सकते हो। अब कौन सा तरीका अच्छा होगा, ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मसला है। किसी को कोई तरीका अच्छा लगेगा, किसी को कोई तरीका अच्छा लगेगा, लेकिन कुल मिला के एक बात तो कॉमन है कि पहली बात तो जो लैंग्वेज है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना, ठस, बहुत ज़्यादा बिखराव उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो हम कहना चाहते हैं पढ़ने वाला उसको पढ़े तो वही चीज़ उसको समझ में आए, ये ध्यान रखना, ये अभ्यास से आएगा। फिलहाल नाउ अब देखो भैया, ये एलिमेंट किसका है, W1 प्लस W2 का है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 कामा, ये एलिमेंट W1 प्लस W2 का है, इसका मतलब बीटा 1 किसका एलिमेंट है, W1 का। बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, दिस इंप्लाइज दैट A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि W1 सब स्पेस है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अल्फा 2 किसका एलिमेंट है, W2 का, और बीटा 2 किसका एलिमेंट है, W2 का ही। तो W2 के इन दो एलिमेंट्स का लीनियर सम भी W2 में होगा। अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2, बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, दिस इंप्लाइज दैट A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2 सिंस W2 इज सब स्पेस। तो सोचिए, इसकी ये वैल्यू है, ये एलिमेंट किसका है, W1 का, ये एलिमेंट किसका है, W2 का। तो दिस प्लस दिस किसका एलिमेंट होगा, W1 प्लस W2 का। Thus, we have AU प्लस BV, ये कितना आया था, ये आया था A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2, और अब हम इसके बगल में लिख सकते हैं बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है ना। तो इसमें A और B एनी टू एलिमेंट्स ऑफ फील्ड है, U और V एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2 है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अब एनी था, फॉर ऑल कर दीजिए, फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू फील्ड F सेम इकोलन फॉर ऑल U कामा V बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2, एंड सो W1 प्लस W2 is a subspace, linear subspace, linear manifold of VF. सेकेंड पार्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा, या हम अल्फा 1 न लिख कर अल्फा लिख दे रहे हैं। रुक जाइए, लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ W1। क्या हम प्रूव करने जा रहे हैं, समझिए कि W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। हम फिलहाल इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें यह शो करना पड़ेगा कि W1 के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो W1 के सारे एलिमेंट्स इसमें तब होंगे जब W1 का जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला जाए। तो हमने आर्बिट्रेरी एनी एलिमेंट माने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W1। देन अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ऐसा लिख दे, कोई हर्जा तो नहीं। चूंकि अल्फा W1 में है इसलिए V में भी होगा। W1 इज सबसेट ऑफ V, सब स्पेस होने के नाते। तो इस अल्फा के नीचे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू V। गलत तो नहीं कर दिया हमने।
इस अल्फा के नीचे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू W1, ये देखो ये लिखा ही हुआ है, और इस थीटा के नीचे बिलोंग्स टू W2 लिख दे क्या? W2 सब स्पेस है ना भाई, तो W2 के पास थीटा यानी जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा। तो इधर देखो क्या लिखा है, W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट, तो ये W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट, ये जो सम होता है ये किसका एलिमेंट होता है? W1 प्लस W2 का। यहां भी मत लिखिए, यहां ऐसे लिखिए बिलोंग्स टू W1। तो W1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसमें चला गया? W1 प्लस W2 में। देयरफॉर W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। एक रिजल्ट ये आ गया। इसी प्रकार से अब हम दिखाने जा रहे हैं कि W2 इज आल्सो सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ऐसे ही let beta be any element, beta be any element of W2, then बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। ये बीटा किसका एलिमेंट है? W2 का। थीटा बिलोंग्स टू W1, ठीक है ना, W1 भी तो सब स्पेस है भाई, उसमें थीटा जीरो वेक्टर जरूर होगा, और बीटा बिलोंग्स टू W2। तो देखो ये सिचुएशन क्या है, W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट अगर है तो वो किसको बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 को। यानी कि W2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट W1 प्लस W2 में चला गया, यानी W2 के सारे एलिमेंट्स इसमें चले जाएंगे, यानी कि W2 विल बिकम सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। देयरफॉर W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो असल ये दो रिजल्ट हैं। अब ये दोनों रिजल्ट क्या बता रहे हैं हमको कि W1 प्लस W2 में W1 भी है W2 भी है, तो दोनों का यूनियन भी होगा। दीज टू रिजल्ट्स इंप्लाई दैट W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। यही सिद्ध करना था कि W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम। पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक क्राइटेरियन थ्योरम। लीनियर स्पेस एज लीनियर सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस let W1 and W2 be two subspaces of a linear space VF, then V is said to be a linear sum of W1 and W2, ब्रैकेट में लिख दो, रिटर्न एज V इक्वल टू W1 प्लस W2 if each element of V is expressible as alpha 1 plus alpha 2, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। यही डेफिनेशन है। कोई भी लीनियर स्पेस अपने दो सब स्पेस का लीनियर सम होता है, V इक्वल टू W1 प्लस W2 ऐसे लिखा जाएगा, इफ each vector of V या each element of V is expressible as alpha 1 plus alpha 2 means is expressible as sum of an element of W1 and an element of W2।
तो इस डेफिनेशन में देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इस ये अभी हम इस केवल इतना हिस्सा अभी हम खोदेंगे ना, तो ये चीज बाहर आ जाएगा। जरा देखना तो, W1 W2 दोनों सब स्पेसेस हैं। अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूव किए थे कि W1 प्लस W2 भी सब स्पेस है। तो W1 प्लस W2 अगर सब स्पेस है तो V का सबसेट भी तो होगा। एक सेट ये है बेटा, एक सेट ये है, दो सेट बराबर सिद्ध करना है। आपको याद होगा, हाई स्कूल से आप सीख रहे हो, A बराबर B सिद्ध करना है तो आप क्या करते हो, A सबसेट B दिखाओ और B सबसेट A दिखाओ। ये दोनों बातें अगर सत्य हैं तो A बराबर B। तो W1 प्लस W2 इज ए सबसेट ऑफ V ऑब्वियसली। तो अब बाकी क्या रह गया दिखाना, V इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। अब आप बताओ V इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 कब होगा, जब V के सारे एलिमेंट इसमें हो, यानी जब V का हर एलिमेंट इसके एलिमेंट जैसा हो। V का हर एलिमेंट इसमें हो का मतलब क्या हुआ, V का हर एलिमेंट α1 प्लस α2 जैसा हो, जहां पे α1 W1 में हो, α2 W2 में हो। देखो डेफिनेशन निकल आया इसी में से। अब लीनियर वर्ड की जगह डायरेक्ट लगा दिए। डायरेक्ट, ओह सॉरी, लीनियर स्पेस, ये तो ठीक ही था भाई। लीनियर स्पेस एज डायरेक्ट सम, लीनियर सम की जगह डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस। खूब गौर से पहले देख लीजिए। Let W1 and W2 be two subspaces of a linear space VF, then V is said to be, और नहीं लिखेंगे अब द लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सम यूनिक होता है। Said to be the direct sum of W1 and W2 written V equal to W1 plus 1 W2 if each element of V is uniquely expressible एज दिस वन। यानी ये एक्सप्रेशन जब यूनिक हो जाए तब वही लीनियर सम क्या हो जाता है, डायरेक्ट सम हो जाता है। तो ये लीनियर सम और डायरेक्ट सम। और अब हम डायरेक्ट सम होने के लिए, ऐसा होने के लिए क्राइटेरियन थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर में शामिल होने के लिहाज से। Criterion theorem for direct sum. Criterion theorem. Let W1 and W2 be two subspaces. Be two subspaces of a linear space VF, then V is direct sum of W1 and W2 if and only if V is linear sum of W1 and W2 and W1 intersection W2 has only one vector which must be 0 vector. These are two conditions. Proof. फर्स्ट पार्ट, ऐसा मान लीजिए, इन दोनों को सिद्ध कर दीजिए। कन्वर्स पार्ट, इन दोनों को मान लीजिए, ऐसा सिद्ध कर दीजिए। लेट V इक्वल टू W1 प्लस 1 W2, दैट इज V इज द डायरेक्ट सम, V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। देन बाई डेफिनीशन, अगर डेफिनीशन पे एक नज़र डालिए आप, लीनियर सम और डायरेक्ट सम के डेफिनीशन पे एक नज़र डालिए, तो डायरेक्ट सम में एक वर्ड ही तो बढ़ गया था, यूनिकनेस वाला। लीनियर सम तो था ही था। अगर लीनियर सम यूनिक हो जाए तो वही डायरेक्ट सम होता है। तो अगर डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम तो होगा ही होगा। देन बाई डेफिनीशन V इज लीनियर सम of W1 and W2, that is V is equal to W1 plus W2,
तो 2 बातें प्रूव करनी है, उसमें से एक हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि W1 W2 के पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होगा तो वो थीटा ही होगा। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा बी सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमने मान लिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 के पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अब ये इसका एलिमेंट है ना, तो दोनों में होगा। देन अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। नाउ, अब नाउ के बाद देखो बहुत ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। जो बिगिनर्स है उसके लिए भाई दिक्कत होती है। जहां भी टेक्निक, जहां भी स्किल लग गया तो फिर दिक्कत तो होगी आपको, लेकिन उस दिक्कत को एंजॉय करिए। नाउ अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। नंबरिंग शायद कोई किया नहीं हमने, तो यहां नंबर 1 कर लें। एंड देखिए लिखने का बस हो रहा है, लिखने का कमाल है बस। फिर अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। बताइए कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हमने? ध्यान रखिएगा, अल्फा W1 में भी है और वही अल्फा W2 में भी है। W1 सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, इसलिए दोनों के पास थीटा जीरो वेक्टर जरूर होगा। W1 V का सबसेट है, W2 V का सबसेट है, इसलिए W1 का भी एलिमेंट W2 का भी एलिमेंट V का ही एलिमेंट होगा भाई। तो इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू V, इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू W1, इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू W2, इसके नीचे लिखे बिलोंग्स टू V, यहाँ लिखिए बिलोंग्स टू W1, यहाँ लिखिए बिलोंग्स टू W2। अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। W1 W2 के सारे एलिमेंट V के ही हैं, इसलिए जो अल्फा W1 का है वो V में भी होगा, जो अल्फा W2 का है वो V में भी होगा। W1 W2 दोनों सभी स्पेसेस हैं, इसलिए W2 के पास भी थीटा है, W1 के पास भी थीटा है। लेकिन जरा देखिए क्या हुआ, V का एक एलिमेंट अल्फा, V का एक एलिमेंट अल्फा W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा सका है। क्या जो प्रकार ये है वही प्रकार ये है? जो एक्सप्रेशन ये है वही एक्सप्रेशन है? नहीं ना, ये तो अल्फा है W1 से, इसमें अल्फा W2 से तो डिफरेंट नहीं हो गया। इसमें थीटा W2 का, इसमें थीटा W1 का है। तो अगर V का एक ही एलिमेंट W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट के रूप में एक से अधिक प्रकार से लिखा जा सका है, तो निश्चित रूप से V W1 W2 का डायरेक्ट सम नहीं होगा। क्योंकि V, सुन रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि V W1 W2 का डायरेक्ट सम तभी होगा जब V का प्रत्येक एलिमेंट, जब V का प्रत्येक एलिमेंट W1 का एक एलिमेंट प्लस W2 का एक एलिमेंट के रूप में अद्वितीय प्रकार से यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके। प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो एक से अधिक प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सके, तो इसका मतलब डायरेक्ट सम नहीं हुआ। फ्रॉम 1 and 2 it is clear that, from 1 and 2 it is clear that one vector alpha of V is expressible as inverted comma में sum of an element of W1 and an element of W2 inverted comma closed in two ways, full stop. It would mean that V is not direct sum. V is not direct sum
of W1 and W2, comma, which is a contradiction, जो कि एक विरोधाभास है। किस बात का विरोधाभास है? क्योंकि आपने लिखा था फर्स्ट पार्ट में ना कि लेट V बी द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, तो जो दिया गया था उसी का उल्टा आ गया ना, विच इज अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत माने थे। हम क्या माने थे? हम माने थे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में एक नॉन जीरो एलिमेंट भी है, तो ये बात गलत हो गई। W1 इंटरसेक्शन W2 में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा। अगर होगा तो जीरो वेक्टर ही होगा। अगर होगा क्या, जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा। अगर मगर मत लगाइए, क्योंकि W1 सब स्पेस होने के नाते थीटा रखेगा, W2 सब स्पेस होने के नाते थीटा रखेगा, तो कॉमन जब निकालेंगे तो जीरो वेक्टर कॉमन हो जाएगा। नॉन जीरो वेक्टर होना ही नहीं, आप यहां नकार रहे हो, which is a contradiction. Thus our supposition was wrong. Thus our supposition was wrong. And so जो हम सपोज किए थे उसका उल्टा सही है। W1 इंटरसेक्शन W2 हैज ओनली, या ऐसे लिखे हैज नो नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ये नहीं रखता है, नॉन जीरो वेक्टर। तो हमने अभी ये दिखाया कि ये कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं रखता है। तो अब हमको ये दावा करना है कि इसके पास केवल जीरो वेक्टर होगा। तो प्रश्न उठता है क्या इसके पास जीरो वेक्टर होगा? तो दो चार लाइन इसके बारे में लिख दीजिए। आप कहिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक सब स्पेस है ना? आज ही तो पढ़े थे आप, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। सिंस W1 intersection W2 is a subspace of V, therefore it must have zero vector। सब स्पेस है ना भाई, सब स्पेस बिना जीरो वेक्टर कैसे बनेगा? सब स्पेस माने लीनियर स्पेस, और लीनियर स्पेस में कम से कम एक एलिमेंट थीटा जरूर होना चाहिए, जीरो वेक्टर। दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। ये दूसरा वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। तो एक पार्ट हो गया बच्चा। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट देखिए, फटाफट हो जाएगा। लेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स बी गिवन। लेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स बी गिवन। कौन से रिजल्ट्स? V इक्वल टू W1 प्लस W2, नंबरिंग शायद 1 2 हम कर चुके हैं, तो इसको 3, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू थीटा। ये दो चीजें दी गई हैं। वी हैव टू प्रूव दैट V इक्वल टू W1 प्लस 1 W2, यानी V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो लीनियर सम तो दिया ही हुआ है, डायरेक्ट सम दिखाना है। देखो अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 3 इट इज क्लियर दैट V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। इट मीन्स every vector of V is expressible as alpha 1 plus alpha 2, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। लिखिए from 3 it is clear that every या each वेक्टर भी मेंशन कर दो। अल्फा, अभी अल्फा पर्टिकुलर ना, एवरी हो गया ना, मतलब आर्बिट्रेरी है। Every vector alpha of V is expressible as alpha 1 plus alpha 2, that is alpha equal to alpha 1 plus alpha 2, number 5, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2।
सिद्ध करना है कि V W1 W2 का डायरेक्ट सम है, और ये तभी संभव होगा जब बाय डेफिनेशन ये एक्सप्रेशन यूनिक हो, है कि नहीं? डेफिनेशन याद करिए, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन याद करिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो ये यूनिक कब होगा? जब हम इसी जैसा एक एक्सप्रेशन और लिखें। देखो, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, अल्फा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, नंबर 6, वेयर बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। यानी कि हमने अल्फा को ही W1 का एक एलिमेंट और W2 का एक एलिमेंट के सम के रूप में लिख दिया दूसरे प्रकार से। एक प्रकार से वो लिखा है, एक प्रकार से ये लिखा है। ये दोनों प्रकार अगर एक ही हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, इसमें हम दिखा देंगे बीटा 1 बराबर अल्फा 1 और बीटा 2 बराबर अल्फा 2। यानी इसकी जगह यदि हम किसी को लिखेंगे तो वो फिर इसी के बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम यदि किसी को लिखेंगे तो वो इसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। देन फ्रॉम 5 एंड 6, जरा दोनों को गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का अल्फा अल्फा है, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, implies that अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1 किसका एलिमेंट है? W1 का। बीटा 1 किसका एलिमेंट है? W1 का। तो माइनस बीटा 1 किसका एलिमेंट होगा? W1 का। तो W1 के दो एलिमेंट का सम W1 में होगा, यानी ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है? W1 का। इसी प्रकार से देखो, ये भी W2 का है, ये भी W2 का है, तो ये दोनों जो मिलकर के किसके एलिमेंट होंगे? W2 के। यानी कि सिचुएशन इज दिस, एन एलिमेंट ऑफ W1 इज इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ W2। दो सेट हैं अलग अलग, दोनों के एक एक एलिमेंट बराबर हैं। जरा सोचिएगा, दो सेट में एक एक एलिमेंट बराबर है, यानी कि वही तो कॉमन एलिमेंट हुआ। 2 बराबर 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 2 इसमें 3 इसमें, तो ये थोड़ी कहिएगा 2 इज इक्वल टू 3। अगर एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका बराबर है तो वही कॉमन एलिमेंट हुआ बाबू। सो दिस इसको इशारा करना चाहे, दिस इसको कहें, दोनों बराबर ही तो हैं। दिस इज कॉमन एलिमेंट ऑफ W1 एंड इंटरसेक्शन W1 एंड W2, बट इट इज गिवन दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। सिंगलेटन थीटा, दोनों के बीच में यदि कोई कॉमन होगा तो थीटा। तो ये जो कॉमन एलिमेंट आप बता रहे हो दोनों थीटा हैं। implies that अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2 एंड बोथ इक्वल टू थीटा। लॉजिक लिखिए, सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा गिवन। इस कन्वर्स पार्ट में ये भी तो दिया हुआ है। और जब ऐसा है भैया, तो बीटा 1 किसके बराबर हो गया? अल्फा 1 के। और बीटा 2 किसके बराबर हो गया? अल्फा 2 के। यही तो मैं समझा रहा था आपको। इट मीन्स द एक्सप्रेशन 5 इज यूनिक एंड हेंस B इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 and W2. It means that the expression 5 is unique, and so V is the direct sum. V is the direct sum of W1 and W2, अर्थात V इक्वल्स टू W1 प्लस 1 W2। यही प्रूव करना था। और ये लेक्चर यहीं बंद करते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसको कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जैसा कि हम लगभग हर वीडियो में आपसे हम बताते चल रहे हैं कि ये मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। इसको पढ़ने का अपना तौर तरीका अलग है, लिख लिख के पढ़ना है। जब भी अलजेब्रा पढ़िएगा लिख लिख के पढ़िएगा, देख देख के ना पढ़िएगा। नहीं कलम चलेगा, नहीं पेन चलेगा, नहीं।
दूसरी ट्रिक आपको हम शायद बताए हो किसी वीडियो में, फिर बता दे रहे हैं। तो ये आप जरूर कहीं नोट कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत से बच्चे नोट्स बना के पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे नहीं बनाते, ऐसी वीडियो सुना के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन यदि आपका नोट्स बनाने की आदत है तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट्स बनाएंगे। एक नोट्स जरूर बनाइए दूसरे तरीके का। कैसा? उसमें सारे डेफिनीशंस हो, डेफिनीशन के पे आधारित एक एक एग्जाम्पल कम से कम जरूर हो, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जरूर हो। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यही है ना, जैसे कि कोई थ्योरम लिखा हुआ है प्रूव दैट ऐसा ऐसा ऐसा, तो प्रूव दैट हटा दोगे तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा, वही रिजल्ट होता है। तो आप चाहे इससे चाहे बुक से कहीं से भी वो पूरा लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। और एक अलग से ये स्पेशल नोट्स आपका बनेगा, इसको रोज एक बार जरूर देखिए, जरूर रिवाइज करिए, दोहराइए। दोहराने का सबका अपना अपना तरीका है। चाहे उसको बिल्कुल जैसे गुंजन ध्वन करते हुए करके दोहराइए, चाहे सिर्फ ऐसे ऐसे देखिए, है ना। बार बार दोहराने से, चाहे देख के दोहराइए, चाहे बोल बोल के दोहराइए, बार बार दोहराने से, ये दोहरान एक टेक्निक है याद करने का, ये टेक्निक है। बार बार दोहराने से वो सब आपको याद रहेगा। जब भी कहीं कोई रिजल्ट लगेगा तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ठीक लग रहा है, ऐसा होता है। और अगर ये सारे रिजल्ट्स आपको नहीं याद है तो भाई एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने में आपको होगी बड़ी दिक्कत, ठीक ना। ये मैं बार बार बोलूँगा, अभी और कई बार इसी बतिया को बोलूँगा, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं: लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। लॉजिक माने तर्क, लैंग्वेज माने भाषा, प्रेजेंटेशन माने उसको किस तरह से आप लिख रहे हैं, शैली, किस शैली में लिख रहे हैं। तो देखो अब लिखना तो लिखते लिखते आएगा ना, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि लिख लिख के अभ्यास कीजिए, लिख लिख के अभ्यास कीजिए तो आपको लिखना आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।